चलिए 10 की दहाड़ की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मोदी के मिशन 400 की। दिल्ली से बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में जेपी नड्डा, सीएम योगी सहित सभी नेता पहुंचे हैं। भाजपा अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ाने पर आज प्रस्ताव आ सकता है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कार्यकारिणी की बैठक खत्म होगी और लोकसभा चुनाव 2024 पर जारी है भाजपा का मंथन। तो कल इस बैठक की शुरुआत हुई थी, आज बैठक का दूसरा दिन है जहां प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो जाएगी। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त अविनाश सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, कार्यकारिणी बैठक का दूसरा दिन है आज, कैसे अहम रहने वाला है आज का दिन और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आज भी मंथन संभव है? देखिए आयुषी, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये बीजेपी के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में जिस तरीके से कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, वहाँ पे तमाम सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो पहुँच चुके हैं। बीजेपी के सभी नेता यहाँ पे आ चुके हैं। खासतौर से अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वो तमाम सारे जो नाम हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे हैं, बाकी सभी नेता यहाँ पे आ चुके हैं। चूंकि आज बात करें तो जिस तरीके से कार्यकारिणी आज दूसरा दिन है, तो सबसे पहले आज जो चर्चा होगी वो होगी जो आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है इस वर्ष, उसको लेकर चर्चा होगी। क्योंकि 9 राज्यों में इस वर्ष कुल चुनाव होने हैं और 9 राज्यों में से कल 4 राज्यों को लेकर के चर्चा की जा चुकी थी। आज जो बचे हुए 5 राज्य, जिनमें अगर बात करें तो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, तो इनको लेकर के चर्चा की जाएगी। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर के चर्चा होगी। और फिर उसके बाद अगर बात करें तो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके कार्यकाल बढ़ाने को लेकर के प्रस्ताव आएगा। फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। तो ये तमाम सारी जो आज की दिन भर की बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक होनी है, उसको लेकर के अपडेट है। तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री को लेकर के यहाँ पे सुरक्षा का अलर्ट है। उनके जो तमाम सारे सुरक्षा कर्मी है, एसपीजी है, वो यहाँ पे अलर्ट मोड पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन कुछ ही देर पे होगा। उसके बाद अगर बात करें तो कार्यकारिणी की जो बैठक है वो आगे बढ़ते हुए चलेगी। क्योंकि अभी बात करें तो पार्टी के सभी नेता अंदर पहुंच चुके हैं। खासतौर से अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। इसके अलावा बात करें तो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम तरह जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वो सभी लोग यहां पे पहुंच चुके हैं। और जो आज एक सबसे महत्वपूर्ण बात होगी इस कार्यकारिणी में, इसमें आज गुजरात को लेकर के प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा कि गुजरात में किस तरीके से संगठन ने कार्य किया, कि जिसकी बदौलत एक बहुत बड़ी जीत गुजरात के अंदर मिली। तो उसको किस तरीके से अपनाया जाए, जो तमाम तरह प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम तरह जो संगठन मंत्री है, उसको कैसे आत्मसात करते हुए अपने अपने प्रदेशों में उस संगठन की जो कौशल है जो गुजरात में दिखाया गया है उसको लागू करें, कि जिससे कि एक बड़ी जीत दर्ज की जा सके। क्योंकि कल जिस तरीके से बैठक हुई थी तो उसमें भी इस बात को लेकर के चर्चा हुई थी कि गुजरात विधानसभा चुनाव में जो जीत मिली है वो एक बहुत बड़ी जीत है और इसको लेकर के एक उदाहरण प्रस्तुत होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये एक नजीर बनेगी। और इसी को लेकर के आज बात करें तो एक प्रेजेंटेशन भी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल देंगे, जिसमें अगर बात करें तो वो बताएंगे कि गुजरात में किस तरीके से बूथ प्रबंधन किया गया, किस तरीके से लोगों से संपर्क किया गया, किस तरीके से वहां पे चुनाव प्रचार किया गया और किस तरीके से जनता से कनेक्ट किया गया, कि जिससे कि इतनी बड़ी जीत मिली, 157 सीटों पर जीत मिली। और उसी मॉडल को तमाम तरह जो राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम सारे राज्यों के जो संगठन महामंत्री है, अपनाएं, जिससे कि जो उनके राज्यों में भी बीजेपी एक बड़ी जीत दर्ज कर सके। तो ये भी आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। तो तस्वीरें आपने देखी। और आज अभी अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है और जो सबसे पहले आज कार्य होगा उसमें जो बचे हुए जो 5 राज्य हैं, यानी कि कुल 9 राज्यों में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। कल 4 राज्यों की चर्चा हो चुकी है। आज जो बचे हुए 5 राज्य हैं वहां पे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, किस तरीके से राज्य के जो संगठन के लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं, कैसे केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंच रही है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तेलंगाना है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो वहां पे किस तरीके से जो वर्तमान सरकार है उसकी कमियां क्या हैं, उस पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना है, तो तमाम तरह मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। और उसके बाद फिर अगर बात करें तो गुजरात में जो एक बड़ी जीत हुई है उसको लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और तमाम तरह जो राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं उसको प्रेजेंटेशन को आत्मसात करेंगे और अपने अपने राज्यों में लागू भी करेंगे। तो फिलहाल अभी इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे वैसे ही तत्काल अगर बात करें तो पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक वो आगे बढ़ती रहेगी। चूंकि अभी बात करें तो अभी बैठक की शुरुआत हो चुकी है, तमाम तरह वरिष्ठ नेता आ गए, अंदर चर्चाएं शुरू हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री के आगमन के बाद ये चर्चाएं निरंतर जारी
जारी बिल्कुल रहेगी। अविनाश, तो 2 दिन तक महाविजय पर महामंथन हुआ है, क्या निष्कर्ष इसका निकलता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर हैं अखिलेश यादव और तेलंगाना के सीएम केसीआर की रैली में शामिल होंगे, ये जानकारी मिल रही है। तेलंगाना के खम्मन में केसीआर की रैली होनी है। लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरे मोर्चे की तैयारी की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है और इसीलिए ये दौरा काफी अहम अखिलेश यादव का माना जा रहा है, जो कि आज तेलंगाना के सीएम केसीआर की रैली में शामिल होंगे। इससे पहले भी कई बार दोनों के बीच में मुलाकात हो चुकी है और आज तेलंगाना के खम्मन में केसीआर की रैली होनी है, जिसमें भी अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर तीसरे मोर्चे की तैयारी की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है अखिलेश यादव को लेकर। देखिए, एक तरफ तो जहां भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में महाविजय पर महामंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हर वो संभव कोशिश की जा रही है कि कैसे मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ना है। तो क्या है अखिलेश की तेलंगाना गर्जना, ये पॉइंट्स के जरिए जरा समझिए। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का 2 दिन का ये तेलंगाना दौरा है, काफी अहम माना जा रहा है। यहां तेलंगाना के सीएम केसीआर राव से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। इधर खम्मन में सीएम केसीआर की रैली होनी है, जिसमें भी अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तीसरे मोर्चे की तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। तीसरा मोर्चा बनकर एनडीए सरकार को चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली में भी केसीआर से अखिलेश यादव ने मुलाकात की थी। उस वक्त भी काफी मायने मुलाकात के निकाले गए थे और तेलंगाना में होने वाली रैली में भी कई विपक्ष के नेता शामिल होंगे। तो तीसरे मोर्चे की तैयारी है, कैसे एनडीए के सामने कैसे मजबूती के सामने विपक्ष को पेश करना है, उसकी पूरी तैयारी में है अखिलेश यादव और इसलिए तेलंगाना के दौरे पर हैं। यहां सीएम से मुलाकात करेंगे और उनकी रैली में भी शामिल होंगे। दोनों की मुलाकात के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। 2024 की जो तैयारी है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी तौर से की जा रही है। तो अखिलेश यादव के केसीआर की रैली में जाने और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल ना होने पर अब सपा विधायक मनोज पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया है कि अखिलेश यादव को सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश में नौजवान गरीब की जरूरत है। और चलिए और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं जाएं तो ये विपक्षियों को दिक्कत होती है, उन ना जाएं तो दिक्कत होती है। पार्टी जहां जैसे जो आवश्यकता समझती है वो करती है। आज अखिलेश यादव जी ना केवल उत्तर प्रदेश के नेता हैं बल्कि पूरे देश में नौजवान, गरीब, बेरोजगार और किसान उन्हें नेता मानता है। आदरणीय केसीआर जी की रैली में उन्हें आमंत्रित किया है। वो विपक्ष के एक देश के बड़े चेहरे हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी देश के एक बड़े विपक्ष के चेहरे हैं। उनको ताकत देने के लिए और चूंकि एक हमारी जो सोच है उस सोच से केसीआर जी भी संघर्ष कर रहे हैं, उनको समर्थन देने के लिए वो जा रहे हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के केसीआर की रैली में जाने को लेकर अब कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का बयान सामने आया है। वो अखिलेश पर सीधा बयान देने से तो बचे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की वापसी का दावा उन्होंने जरूर कर दिया है। एक तो भारतीय जनता पार्टी की जो क्रियाकलाप है वो कहीं न कहीं उनकी जो एक्टिविटी होती है डराने वाली होती है, पार्टियों को तोड़ने वाली होती है, धमकाने वाली होती है, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश में हर आदमी की जुबान पे होता है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया इसलिए डरी रहती हैं, उनके ऊपर जांच के बहुत सारे डर हैं। हो सकता है और पार्टियों पे हो तो इतिहास उन्हें माफ़ करेगा जो बिना किसी जांच के, बिना सरकारी डर के मजबूती के साथ देश के साथ खड़े होंगे, कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, भाजपा को हराने के लिए खड़े होंगे। अन्यथा देश ये मानेगा किसी न किसी प्रकार से ये दल। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व सचिव मुकेश सिंघल की विजिलेंस जांच होगी। विधानसभा में 32 पदों पर भर्ती हुई और एजेंसी को तुरंत धनराशि जारी करने के मामले में अब विजिलेंस जांच करेगी। शासन ने मुकेश सिंघल की विजिलेंस जांच कराने के आदेश दे दिए हैं और जल्द बढ़ सकती है पूर्व सचिव मुकेश सिंघल की मुश्किलें। इसके अलावा उधम सिंह नगर में तैनात दारोगा पर आय से अधिक संपत्ति पर विजिलेंस को शासन ने अनुमति दे दी है।
तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व सचिव हैं मुकेश सिंघल, जिनकी अब विजिलेंस जांच होगी। विधानसभा में 32 पदों पर हुई भर्ती और एजेंसी को तुरंत धनराशि जारी करने के मामले में विजिलेंस इनकी जांच करेगी। इधर शासन ने मुकेश सिंघल की विजिलेंस जांच कराने के लिए आदेश दे दिए हैं और माना यह जा रहा है कि जल्द ही मुकेश सिंघल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। इसके अलावा उधम सिंह नगर में तैनात दारोगा पर आय से अधिक संपत्ति पर विजिलेंस को शासन ने अनुमति दे दी है। और विनोद कुमार इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, पहले तो मामला क्या है, इस पर जानकारी दीजिए और अब अपडेट क्या है? जी देखिए, अभी आपको बताएं कि विधानसभा के पूर्व सचिव मुकेश सिंघल की विजिलेंस जांच के शासन ने आदेश दे दिए हैं और विधानसभा में जो 32 पदों पर पूर्व में भर्ती हुई थी और उस एजेंसी को तुरंत ही बड़ी धनराशि जारी करने के संबंध में मामले में शासन ने पूरे मामले में जांच बैठाई है और विजिलेंस जांच करेगी। और साथ ही साथ जहाँ एक तरफ मुकेश सिंघल की विजिलेंस जांच कराने के आदेश शासन ने दिए हैं, तो वहीं एक उधम सिंह नगर में तैनात दरोगा भी है, उस पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में शासन की ओर से विजिलेंस जांच कराने के निर्देश दिए हैं। तो आने वाले दिनों में ये कहा जाए कि पूर्व सचिव मुकेश सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनकी अलग अलग कई जांचें चल रही हैं, चाहे आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, वित्तीय अनियमितताएं हो, भ्रष्टाचार हो, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर पूर्व में जांच चल रही है। लेकिन शासन की ओर से अब विजिलेंस जांच कराने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। तो आने वाले दिनों में मुकेश सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और पूर्व में मुकेश सिंघल को विधानसभा से हटाकर गैरसैंण विधानसभा में अटैच किया था। हालांकि उन पर कार्रवाई करने के लिए जो जांच चल रही थी उसको लेकर भी अभी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन शासन की ओर से अब विजिलेंस जांच कराने के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो मुकेश सिंघल की मुश्किलें जल्द ही बढ़ सकती है। जी आयुषी, ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद विनोद तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। याकूब कुरैशी के दोनों बेटों को भी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। जेल में खातिरदारी की खबर के बाद दूसरी जेल में हो सकता है शिफ्ट। डीजी जेल आनंद कुमार के संज्ञान में ये पूरा मामला आया, जिसके बाद मेरठ की जेल में इस वक्त पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी बंद है और ये माना जा रहा है कि दूसरी जेल में अब याकूब को शिफ्ट किया जा सकता है। इसी के साथ साथ जो याकूब के दोनों बेटे हैं उन्हें भी दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जा सकता है। जेल में खातिरदारी की खबर सामने आई थी, जिसके बाद अब डीजी जेल की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अब जल्द ही जो याकूब कुरैशी है उसे दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि मेरठ की जेल में इस वक्त पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी बंद है, लेकिन आने वाले समय में दूसरी जेल में इसे शिफ्ट किया जा सकता है। खातिरदारी की खबरें तमाम सामने आई थी, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है। डीजी जेल आनंद कुमार के संज्ञान में पूरा मामला आया और अब ये फैसला लिया गया है कि याकूब कुरैशी के साथ साथ जो दोनों बेटे इस वक्त जेल में बंद हैं, उन्हें भी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। तो अवैध मीट कारोबार के मामले में बंद है याकूब कुरैशी, जिसे कुछ ही दिन पहले पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया था दिल्ली से, और अब ये जानकारी मिल रही है कि जेल जो है वो बदली जा सकती है। खातिरदारी की खबरें सामने आई थी जेल में और उसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि याकूब कुरैशी की जो जेल है उसे बदला जा सकता है और जो दो बेटे हैं याकूब कुरैशी के जो इस वक्त जेल में बंद हैं, उनकी जेल को भी शिफ्ट किया जा सकता है। इस वक्त मेरठ की जेल में बंद है पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, जिनकी जल्द ही जो जेल है उसे शिफ्ट किया जा सकता है। इधर कौशाम्बी के भाजपा सांसद विनोद सोनकर को जान से मारने की धमकी मिलने का दावा है। भाजपा सांसद विनोद सोनकर को भांजे समेत मौत के घाट उतारने की धमकी मिलने का दावा है। विनोद सोनकर के भांजे आलोक प्रकाश ने प्रयागराज में मामला दर्ज करवाया है। उदय प्रताप नाम के शख्स के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां कौशाम्बी के भाजपा सांसद विनोद सोनकर को जान से मारने की धमकी मिलने का दावा किया जा रहा है। भाजपा सांसद विनोद सोनकर के भांजे समेत और मौत के घाट उतारने की धमकी मिलने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि उदय प्रताप नाम के शख्स के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। तो प्रयागराज में उदय प्रताप नाम के शख्स के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।